आज हमारी बातचीत कृष्ण कुमार जी से हो रही है, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे आवाज़ भारत की तरफ से ग्राउंड सर्वे किया है चुनावी माहौल का। किसकी सरकार बन रही है, किसकी सत्ता जा रही है, उसके बारे में आज उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं कृष्ण कुमार जी से। नमस्कार कृष्ण कुमार जी, आप अपने सर्वे के बारे में कुछ बताइए। ये हमने ग्राउंड लेवल जो सर्वे किया था, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हमने ध्यान में रखे। बहुत सारे जातिगत फैक्टर्स को ध्यान में रखा। बहुत सी सीटें ऐसी है जो डायरेक्टली जातिगत गणित पे आधारित है। अगर हम जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो गुर्जर समाज जो है, गुर्जर बाहुल्य राजस्थान में गुर्जर समाज वोट बैंक की तरह से काम करता है और लगभग 35 सीटों पर इनका प्रभाव रहता है। इसी तरह से जाट बाहुल्य सीटें भी हैं, तो हमने ये जातिगत फैक्टर्स भी देखे। इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स भी हमने यहाँ पे देखे। सरकारी कर्मचारियों के फैक्टर्स पे हमने गौर किया, युवाओं के फैक्टर्स को हमने जाना, युवाओं को हमारे सर्वे में लिया, ग्रामीण और खेती से जुड़े लोगों को भी हमने हमने सर्वे में लिया। तो हमारा ये जो चुनावी सर्वे था, ये ग्राउंड लेवल सर्वे था, जो पूरी 200 सीटों पर हमारी टीम यहाँ पे लगी हुई थी। मैं खुद उस टीम को मैनेज कर रहा था। मैंने खुद ने जगह जगह, हमारी टीम ने हर गांव गांव, ढाणी ढाणी में जाके हर फैक्टर्स को टटोला। और हम और मैं तो ये कह सकता हूँ कि इस चुनाव का जो परिणाम है बहुत ही चौंकाने वाला आ सकता है। सारे तमाम एग्जिट पोल धराशायी हो जाएंगे इस चुनावी सर्वे के बाद में, या इन चुनाव परिणामों के बाद में। तो अनुभव तो वाकई में बहुत अच्छा रहा, और जो भी परिणाम है 3 तारीख को आपके सामने होंगे। इतना कह सकता हूँ, चौंकाने वाले होंगे। कृष्ण कुमार जी ने बहुत ही चौंकाने वाली बात कही कि बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम होंगे, पर प्रदेश का मिजाज क्या है? प्रदेश का मिजाज देखिए, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां वोटर्स को बहुत अनुशासित और एजुकेटेड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ किसी भी पार्टी की डायरेक्ट सत्ता यहाँ नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात यह है, डायरेक्ट तो आती है, मतलब किसी भी पार्टी का यहाँ पे ऐसा नहीं रहता कि हर बार उसी पार्टी की सरकार हो। यहाँ के मतदाता सरकार बदलने में भी विश्वास रखते हैं, और यहाँ के मतदाता, अगर हम सीट बाय सीट का भी आकलन करें तो बहुत सी सीट ऐसी है जहाँ कभी कांग्रेस जीतती आई है तो कभी बीजेपी, और बहुत बार तो निर्दलीय तक भी जीतते आए हैं। बहुजन समाज पार्टी को भी यहाँ से सीटें मिलती रही है। तो प्रदेश का मिजाज बिल्कुल बदला हुआ। इस बार मिजाज कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि पिछली बार जो कांग्रेस सरकार थी उसका इतना नकारात्मक प्रभाव भी नहीं रहा कि जैसा कि हम डायरेक्टली ये कह सकें कि भाजपा की फुल प्रूफ गवर्नमेंट आने वाली है। जनता के मिजाज को देखकर और यहाँ की पृष्ठभूमि को देखकर अगर सीट बाय सीट को हम देखें तो मिजाज काफ़ी बदला हुआ है। हो सकता है कि इस बार जो परंपरागत, जो हमेशा से जो नतीजे देखते आए थे कि हर बार सत्ता परिवर्तन का, वैसा भी देखने को नहीं मिले, क्योंकि अभी माहौल के अनुसार बहुत से एग्जिट पोल कहेंगे कि फुल प्रूफ बीजेपी गवर्नमेंट आ रही है, बहुत से कहेंगे कि कांग्रेस जा रही है, या कुछ भी हो। पर इस बार टक्कर वाकई कांटे की थी, और हो सकता है कि सीटों की गणित कुछ ऐसी हो कि स्पष्ट बहुमत पर भी कोई पार्टी नहीं पहुंचे, और उन्हें निर्दलीय या अन्य विधायकों का साथ लेकर के सरकार बनानी पड़े। ऐसी भी संभावनाएं यहाँ से नजर आती है। मिजाज कुछ ऐसा है कि यहाँ जातीय समीकरण के सुर बदले हुए, गुजर जहां अपने परंपरागत कांग्रेस को छोड़कर दूसरी पार्टी के साथ लगे हुए, वहीं बहुत सी जगह पे गुजर मतदाता, गुजर बाहुल्य सीटों पर जहां पे कांग्रेस ने गुजर कैंडिडेट उतारे, वहां उनका समर्थन करती हुई भी नजर आ रही है। तो जो भी है परिणाम 3 तारीख को। क्या अब की बार निर्दलीय प्रत्याशियों का भी बोलबाला ज़्यादा रहेगा? बिल्कुल रहेगा, निर्दलीय प्रत्याशियों का बोलबाला ज़्यादा रहेगा। इस बार बहुत सी सीटें, लगभग 30 तक की सीटों पे ऐसे चौंकाने वाले नतीजे नज़र आ सकते हैं, जहां पे आप अगर वोटिंग शेयर देखें या वोट डिफरेंस देखें तो वहां पे आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम 1000-1200, कहीं कहीं तो 300-300, 400-400 वोटों से भी कैंडिडेट जीतेगा। तो ये एक डिसीजन मेकिंग वाली सिचुएशन हो सकती है। अगर मैं 30 सीटों की बात कर रहा हूं तो हो सकता है कि 30 सीटें अगर एक पार्टी के फेवर में जाती है तो उस पार्टी की यहाँ पे सरकार बन जाए। इसलिए हम कतई ऐसा नहीं कह सकते कि इस बार किसी पार्टी को 130 सीटें मिलेंगी या 120 सीटें मिलेंगी। हो सकता है 105 सीटों के साथ सरकार बनाए, पर टक्कर काटे की है, पहली बात। दूसरी चीज ये देखने में कई सीटों पे इतने ज़्यादा चौंकाने वाले नतीजे
सामने आएंगे कि वहां पे निकटतम प्रतिद्वंदियों के जितने वोटों से जीत की गणित है उससे ज्यादा वोट तो नोटा को मिलेंगे। तो ऐसी भी यहाँ पे सिचुएशन देखने में आ रही है। तो राजस्थान प्रदेश बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट इस बार देने वाला है, और इस बार सरकार किसकी बनेगी ये बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसके लिए आपको 3 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। अधिक मतदान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अधिक मतदान जो है इसके मूल 2 कारण हैं। एक तो चुनाव आयोग ने वोटिंग का समय भी बढ़ाया, पहला कारण यह है। दूसरा कारण यह है कि मतदाताओं में जागरूकता बढ़ी है, मतदाताओं का परिष्कृत किया गया है, मतदाताओं के साथ टीमें लगी है कि भाई हाँ ज़्यादा, इसलिए अधिकतम मतदान इसमें यहाँ पे बढ़ा है। अब वो अधिकतम मतदान किसके पक्ष में जाएगा ये कहना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। या यूँ कहें कि हर क्षेत्र में, हर शहर के अलग अलग इसमें फैक्टर्स काम कर सकते हैं। अब जैसे अगर जयपुर के अगर फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे 3 से 4 सीटें ऐसी है जहाँ पे दो समुदाय विशेष के नाम पर यहाँ वोटिंग होती है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम के नाम पर भी यहाँ पे वोटिंग होती है। जहाँ पे मुस्लिम वोट बैंक को कांग्रेस अपने फेवर में समझता है, वही हिंदू वोट बैंक को बटा हुआ माना जाता है कि हाँ मैक्सिमम हिंदू वोट बैंक बीजेपी के फेवर में जाएगा, पर उसमें से कुछ कांग्रेस और अन्य पार्टियों की तरफ भी जा सकता है। तो जो अधिक वोट बैंक है उसका कुछ भी कहना आसान नहीं है कि वो किसके फेवर में ये वोटिंग हुई है। बहुत ही अच्छा, बाबा का फैक्टर कितना रहा है राजस्थान में? बाबा का फैक्टर यहाँ जैसे अगर अपन राजस्थान में जयपुर की हम बात करें, आप शायद जयपुर के संबंध में यहाँ पे पूछ रहे हैं, जैसे मैंने जयपुर की सीट के बारे में कहा। जयपुर में बाबा बाल मुकुंदाचार्य एक बहुत ही चौंकाने वाला डिसीजन था बीजेपी की तरफ से कि बाल मुकुंदाचार्य जी जो कुछ ही समय से एक्टिव थे, और उन्होंने मुख्य एजेंडा जो था उनका मुख्य रूप से उन्होंने मंदिरों की सुरक्षा और शहर में जो पलायन के बाद जो मंदिरों की दुर्दशा है उसको लेकर के वो सामने आए, और एक बहुत सीमित समय के अंदर उन्होंने कुछ ऐसा काम किया, और भाजपा ने उन पर विश्वास जता करके उन्हें हवा महल सीट से यहाँ से टिकट दिया। और अब उनका पार्टी का इंटेंशन क्या रहने वाला था या किस चीज को ध्यान में, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट थे हवा महल विधानसभा सीट से जो टिकट के दावेदारी कर रहे थे, पर उनमें से बाल मुकुंदाचार्य जी को टिकट देने के बाद बहुत से कैंडिडेट शांत मन से या यूं कहें कि उन्होंने अंदर ही निराशा के साथ भी वो इस चुनाव में जुटे हैं। अब उनका क्या दृष्टिकोण रहने वाला है या वो क्या फैक्टर इसमें रहने वाला है, बाकी इसे एक पक्ष जहां पे बीजेपी या हिंदू पक्ष अपनी तरफ अपने फेवर में मान करके देख रहा है कि बाबा के एक सीट से चुनाव लड़ने के बाद इनका प्रभाव शहर की सभी सीटों पे होगा। वहीं अगर इसका दूसरा जो हमारी टीम ने ग्राउंड लेवल पे देखा, इसका यह भी चीज सामने आई है कि इससे हिंदू वोट बैंक के साथ ही साथ मुस्लिम वोट बैंक भी एकीकृत हुआ है, और उनका भी वोटिंग परसेंट यहाँ पे बढ़ा है। तो यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बाबा का प्रभाव होने के साथ साथ हो सकता है कि 3-4 सीटों पे बाबा का दुष्प्रभाव भी पड़े, और यहाँ पे बीजेपी अपनी या यूं कहें कि विपक्षी वोट बैंक की एकजुटता के कारण बीजेपी की दूसरी सीटें भी यहाँ पे खटाई में पड़ जाए। तो ये भी संभावना है जयपुर में। इसको नहीं कह सकते कि हाँ वो सीट यहाँ से आने वाली है या और कुछ। यानी बाबा के उससे नेगेटिव और पॉजिटिव फैक्टर दोनों काम कर सकते हैं। बिल्कुल पड़ेगा। पॉजिटिव को तो एक तबका इसे पॉजिटिव फैक्टर के रूप में मान के चल रहा है, पर दूसरा तबका इसे नेगेटिव फैक्टर के रूप में भी मान के चल रहा है। अच्छा, मुस्लिम महिलाओं के वोट बैंक किस साइड जाने का अनुमान है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। आमतौर पे देखा जाता था कि नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में मुस्लिम महिलाओं का भी यहाँ पे वोट आया करता था, पर इस बार जो शहर के समीकरण या एक शहर में चुनाव से जस्ट पहले एक दुर्घटना घटित हुई जिसमें वर्तमान सरकार ने मुआवजे के तौर पे 50 लाख रुपए और एक डेयरी बूथ और कुछ सुविधाएं और दी, उसको लेकर के, और वो इतने अल्प समय में, इतने सीमित समय में इसका अनाउंसमेंट उन्होंने किया, या बिल्कुल 3 घंटे के अंदर लगभग 3 घंटे में उन्होंने इसका ऐलान कर दिया। तो जिसको लेकर के शहर में एक अलग से एक माहौल बनाया जा रहा था
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और यहाँ के लोगों को भी ये चीज़ रास नहीं आ रही थी कि बिना जांच के 3 घंटे में इतना बड़ा मुआवजा और इतनी सुविधाएं किस तरह से यहाँ पे दे दी जाती है। तो पर इसके बाद जब शहर में हिंदू और मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, उसके बाद जो मुस्लिम महिलाओं का वोट बीजेपी को या मोदी के पक्ष में कुछ कुछ हद तक जो जाने की हम संभावना लगा रहे थे, वो वोट बैंक भी अपने परंपरागत कांग्रेस पार्टी को ही मिला है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, लोकतंत्र में एक लोकतंत्र जनता की सरकार पहले बनती है, पहले मैं बात स्पष्ट करूं। पर यह एक तरह से एक पॉलिटिकल वाला स्टेटमेंट होगा, पर अगर हम अपने सर्वे को ध्यान में रखें तो यहाँ पे देखने में ये आ रहा है कि किसी भी पार्टी को यूँ कहें कि किसी पार्टी का स्पष्ट बहुमत यहाँ आ रहा है, तो ये ठीक नहीं होगा। क्योंकि इस वक्त अगर हम पिछली सरकार की हम बात करें तो कुछ नाकामियाँ रही, पर बहुत सी उनकी सफलताएं भी रही, या यूँ कहें कि उनके बहुत से इस तरह के काम रहे जो जनता को कहीं ना कहीं रास आ रहे थे और जनता उन्हें उम्मीद की दृष्टि से देख भी रही थी। इनमें बहुत बड़ा काम था ओपीएस को लागू करना, ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम से, और ये ओल्ड पेंशन स्कीम गहलोत सरकार ने ऐसे वक्त पर लागू की जब चुनाव को लगभग 5-6 महीने बाकी थे। इससे ये हुआ कि जो परंपरागत भारतीय जनता पार्टी या जो कांग्रेस के वोट नहीं थे, उन्होंने भी ओपीएस के तौर पर कांग्रेस सरकार में एक विश्वास जताया, और उन्होंने केवल इसलिए वोट दिए कि कम से कम ओपीएस को अगर ये गवर्नमेंट ने ऐलान किया है तो गवर्नमेंट लेके आएगी, तो इस बार इस गवर्नमेंट को जिता के लाना है, और इसलिए वो वोट बैंक भी यहाँ कांग्रेस के पक्ष में पड़ा है। वहीं अगर हम बात करें तो बेरोजगार तो कांग्रेस ने कई वैकेंसीज यहाँ पे निकाली, पर बहुत सारे एग्जाम पेपर आउट या एग्जाम समय पर नहीं होने की वजह से वो सारी ठंडे बस्ते में चली गई। इसलिए एक बहुत बड़ा युवा वर्ग भी कांग्रेस से कुंठित है और कांग्रेस के पक्ष में आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसलिए स्पष्ट तौर पे अगर हम कहें, और विपक्ष के तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा बहुत अच्छे विपक्ष की भूमिका में कहीं 5 साल नजर नहीं आई, तो इसका कहीं ना कहीं रिजल्ट परिणाम उनको देखना पड़ेगा। और स्पष्टता की अगर हम बात करें तो 20, 30, 40 ऐसी सीटों का कोई हमें ग्राउंड लेवल पे हमें ऐसा नहीं महसूस हुआ। हाँ, जरूर हो सकता है कि 105 सीटें किसी पार्टी की आ जाए या 107 सीटें किसी पार्टी की आ जाए। संभावना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पक्ष में नजर आ रही है, पर बहुत प्रचंड संभावना नहीं बन रही है। संभावना पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पक्ष में है। मतलब एक बार आपकी पॉलिसी को वापस से राजस्थान देख सकता है? बिल्कुल देख सकता है। राजस्थान फिर से उसी ढर्रे पे जा सकता है कि एक बार आप और एक बार आप, एक बार आप, एक बार आप। जनता बहुत सोच विचार करके, पर आप इसमें देखेंगे कि वोट इस तरह से भी नहीं हुए कि बिल्कुल वन साइडेड यहाँ पे पोलिंग हुई। वो सोच विचार करके मतदाताओं ने अपने वोटों का यहाँ पे उपयोग किया है। तो आप अब 3 तारीख इसके लिए बताएगा, परिणाम बताएगा कि किसकी बनती है सरकार। अगर बीजेपी या कांग्रेस दोनों पार्टियों में अगर सरकार आती है किसी भी पार्टी की, तो मुख्यमंत्री के दावेदार कौन होंगे दोनों ही पार्टियों में? देखिए, मुख्यमंत्री के दावेदार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने मुख्यमंत्री कैंडिडेट को ऐलान नहीं किया है। वहीं कांग्रेस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद का चेहरा मान करके पूरा चुनाव उन्होंने लड़ा है। और इसलिए अगर कांग्रेस की सरकार की हम बात करें तो एक ही चेहरा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही अगर कांग्रेस सरकार आती है तो वो होंगे। भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे बहुत से लोग यहाँ पे संभावना है, जिसमें मुख्य संभावना यहाँ पे चल रही है गजेंद्र सिंह शेखावत के रूप में मुख्यमंत्री हो सकते हैं। बाकी ये तो हम केवल कयास लगा सकते हैं। ग्राउंड लेवल पे हम एक बड़ा वर्ग यह भी मान के बैठा हुआ है कि योगी जैसी किसी की संभावनाएं नहीं है यहाँ पे, क्योंकि राजस्थान की वस्तुस्थिति कुछ अलग है। यहाँ पे एक बड़ा वर्ग जयपुर राजकुमारी दिया कुमारी को भी ये मान करके कि इनको वसुंधरा राज्य का एक सब्स्टिट्यूट के रूप में लाया जा सकता है, जो मैं नहीं मानता कि क्योंकि अभी उस स्तर पे आने पे एक भविष्य की रणनीति के तौर पे हो सकता है, नहीं इस नज़रिए से देखा जा रहा हो।
कि भाई ये एक बार विधायक बन के सदन में आए, सदन में आने के बाद ये काम करे, किसी मिनिस्ट्री में काम करे लोग, और आगे अगले से अगली बार या अगले से अगली बार, तो भविष्य के तौर पे इन्हें मुख्यमंत्री के रूप में किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में किसी भी संभावना से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। पर आज की तारीख में अभी भी सबसे बड़ा मुख्यमंत्री पद का चेहरा वसुंधरा राजे ही है। और अगर हम किसी और विकल्प की बात करें तो यहाँ पे कुछ विकल्प और हैं, जिनमें गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम बिरला, ये भी इसमें इस मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल है। और कहीं ना कहीं अगर कोई संभावनाएं बनती हैं तो राजेंद्र सिंह राठौड़ की भी यहाँ संभावनाएं बन सकती हैं। पर अभी के तौर पे सबसे बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे सिंधिया ही है। सचिन, बहुत ही अच्छा। सचिन पायलट के लिए राजनीतिक संभावनाएं क्या है? सचिन पायलट, देखिए, सचिन पायलट के लिए कोई राजनीतिक संभावनाएं कांग्रेस में अभी हाल फिलहाल नजर नहीं आती। सचिन पायलट को पिछली बार सचिन पायलट में राजस्थान की जनता ने युवा चेहरा देख करके, स्पष्ट एक जाति विशेष गुर्जर समाज ने उनमें युवा चेहरा देख करके अपना मुख्यमंत्री पद देख करके उन्हें वोट किया। पर पिछली बार जो उनके साथ हुआ तो उसके साथ गुर्जर समाज काफ़ी बेहद निराश है। इस तरह से जातिगत जो परंपरागत गुर्जर वोट थे वो भी कांग्रेस से कटे हैं। इसलिए सचिन पायलट, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने में कोई संभावना बिल्कुल भी नजर नहीं आती। बल्कि अब उन्हें धीरे धीरे संभावना है कि अगर वापस कांग्रेस की गवर्नमेंट रिपीट होती है तो उन्हें धीरे धीरे या तो किनारा किया जाएगा या सेंट्रल या राष्ट्रीय स्तर पे कोई दूसरा पद दे करके डैमेज कंट्रोल कांग्रेस करे, जिससे गुर्जर वोट बैंक उनके साथ बना रहे अगले लोकसभा चुनावों के लिए। बहुत ही अच्छा। क्योंकि बीजेपी तो इसमें विपक्ष की भूमिका में थी नहीं पूरे 5 साल, एक ही विपक्ष में थे और वो थे किरोड़ी लाल जी। तो क्या वो भी सीएम के दावेदार बन सकते हैं बीजेपी में? बिल्कुल, मैं ये कहना भूल गया था कि एक संभावना यहाँ पे सीएम पद की किरोड़ी लाल मीणा जी की भी बन सकती है संभावना। पर क्योंकि ये देखने में आया है कि किसी जो जाति फैक्टर यहाँ पे काम करते हैं, जाति फैक्टर्स में राजस्थान की धरती पर गुर्जर, मीणा, जाट, ये एक बड़े जाति फैक्टर्स के रूप में यहाँ पे काम करते हैं। और गुर्जर, मीणा, जाट समुदाय अपनी जाति विशेष को मुख्यमंत्री पद बना हुआ देखना चाहते हैं। जहां गुर्जर वोट बैंक सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना हुआ देखना चाहते हैं, वहीं मीणा वोट बैंक किरोड़ी लाल जी को मुख्यमंत्री पद देखना चाहते हैं। वहीं जाट समुदाय भी बहुत लंबे अरसे से एक जाट मुख्यमंत्री को राजस्थान में मुख्यमंत्री बना हुआ देखना चाहते हैं। पर अभी तक देखने में यह आया है कि जातिगत आंकड़ों के हिसाब से कोई भी पार्टी ने मुख्यमंत्री पद नहीं दिया। आप देखेंगे तो वसुंधरा राजे सिंधिया राजपूत समुदाय से आती है, और आप देखेंगे अशोक गहलोत माली समुदाय से आते हैं। पर किसी जाति को देने से उसका दूसरा कारण यह भी है कि पार्टियां समझती है अगर किसी एक जाति का मुख्यमंत्री पद दिया जाता है तो कहीं दूसरी जातियों में उसके लिए नकारात्मकता जाती है। इसलिए पद जाति में जब ही जाएगा जब वो चेहरा स्पष्ट रूप से सामने एक बड़े चेहरे के रूप में उभर के आएगा। और किरोड़ी लाल मीणा इस तरह के बड़े चेहरे के रूप में ऑलरेडी उभर के आए हैं। पिछले 5 साल में विपक्ष के तौर पे बहुत बड़ी मांगे उन्होंने उठाई है। इसलिए किरोड़ी लाल मीणा निस्संदेह एक बड़े चेहरे और मुख्यमंत्री की दौड़ में हम उन्हें मान सकते हैं। बहुत ही अच्छा। हनुमान बेनीवाल का भी कुछ इसमें रहेगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल अभी समीकरण जो बना रहे थे दलितों को और जाटों को साथ लेकर के, जाट समुदाय को साथ लेकर के। हनुमान बेनीवाल प्रदेश की राजनीति में निस्संदेह बहुत अलग रूप में नजर आने वाले हैं और अलग आ भी रहे हैं। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो राजस्थान की लोकसभा की 25 सीटों में से 1 सीट नागौर वाली हनुमान बेनीवाल की खुद की थी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत में जब उन्हें अपनी वापस सत्ता की उम्मीद थी, उस वक्त भी राजस्थान में हनुमान बेनीवाल को 1 सीट देकर के उन्होंने 4 से 5 लोकसभा सीटों पर अपना प्रभाव बनाया और पूरी 25 सीटें एक तरह से अपने समर्थन में वो लेकर के आए। इसी तरह से अगर अपन विधानसभा सीटों की बात करें तो हनुमान बेनीवाल नागौर और नागौर के आसपास की सीटों पर, खीवसर भी उनके खुद के एमएलए वहाँ से थे, उनके भाई थे। तो इस तरह 3 सीटों पर हनुमान बेनीवाल के स्पष्ट एमएलए निकल करके आए। आरएलपी के नाम से उन्होंने एक पार्टी बनाई जो राजस्थान की पहली पंजीकृत पार्टी है, रजिस्टर्ड पार्टी है इस तरह की, जो स्टेट में रजिस्टर्ड हुई है। तो इसलिए पर उन्हें अभी तीसरे मोर्चे के रूप में देखना कहीं भी ठीक नहीं होगा। वो जाट समुदाय का नेतृत्व करते हैं पहले। अब देखो, यहाँ पे अगर हम
चलिए इस पे हम आगे आगे यहाँ पे आगे चर्चा करेंगे, पर उनको स्पष्ट रूप से 3-4 सीटें उन्हें मिलने जा रही है। और राजस्थान की राजनीति में अगर मान लीजिए 100 के आसपास सीटें होती है, 98-100 होती है, तो हनुमान बेनीवाल कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका में नजर आएंगे। पर सरकार और अच्छे पद, अच्छा कैबिनेट मंत्री पद तक उन्हें मिल सकता है। पर उसके अलावा उनके लिए अगर किसी भी पार्टी को 110-120 सीटें मिलती है तो प्रदेश की राजनीति में उन्हें केवल अपने जाट वोट बैंक के रूप में उन्हें देखा जाएगा। इसके अलावा उन्हें सत्ता में और किसी तौर पे कोई अन्य संभावना उनकी नज़र नहीं आती। बहुत ही अच्छा। अन्य पार्टियों की प्रदेश के अंदर क्या स्थिति है? देखिए, अन्य पार्टियों की भी प्रदेश के अंदर बहुत सी पार्टियां आई, बहुत सी पार्टियों के कैंडिडेट यहाँ उतरे। पिछली बार हनुमान बेनीवाल खुद एक लोक जनशक्ति पार्टी से यहाँ पे चुनाव लड़ चुके हैं। अन्य पार्टियों, अगर आरएलपी को छोड़ दें, क्योंकि आरएलपी को एक प्रदेश स्तर की पार्टी हम लोग यहाँ मान के चल रहे हैं, बाहरी पार्टियों के रूप में आम आदमी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट यहाँ उतारे हैं। बहुजन समाज पार्टी पहले से कैंडिडेट अपने यहाँ से उतारती भी आई है और 4-5 सीटें मैक्सिमम तक लेती भी आई है। कभी 3 सीट उन्हें मिली है, कभी 4 सीट मिली है। और वो अलग बात है कि वो एमएलए विधायक बनने के बाद वो किसी न किसी पार्टी में विलय उन लोगों का हो जाता है। तो अगर वैसे देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के साथ हमेशा राजस्थान में धोखा ही हुआ है। और आम आदमी पार्टी की हम यहाँ बात करें तो आम आदमी पार्टी की कोई ज़मीन नहीं है और यहाँ पे हो सकता है कि उनके सभी एमएलएज की जमानत भी जब्त हो जाए, है ना। इसी तरह से, क्योंकि प्रदेश की जनता यहाँ स्पष्ट डिसीजन देने में विश्वास रखती है, किसी भी इस तरीके के व्यक्ति को पार्टी का नाम से कभी भी वोट नहीं करती, व्यक्ति के नाम से यहाँ पे वोट होता है। आज अगर अपन नवलगढ़ की बात करें तो राजकुमार शर्मा जी जो है वो एक बार बहुजन समाज पार्टी से चुन करके आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। पर उनको व्यक्ति के रूप में उन्हें वोट मिला था, पार्टी के नाम पे उन्हें वोट नहीं मिला। बांदीकुई से अगर हम देखें तो मुरारी लाल मीणा बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे जीत करके आए थे, पर व्यक्ति के नाम पे वोट मिलता है, उन्हें पार्टी के नाम पे वोट नहीं मिलता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की खुद की कोई जमीन नहीं है, केवल और केवल हाँ उसके साथ ये जरूर है, बीएसपी के टिकट पे एक दलित वोट बैंक, जिन्हें अब तक तो दलित समाज के वोट मिला करते हैं, पर दलित वोट बैंक का भी अब ध्रुवीकरण हो रहा है कहीं ना कहीं, जो बहुजन समाज पार्टी से दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का अब वर्चस्व प्रदेश में नजर नहीं आने वाला। हाँ, कुछ सीटों पे जो व्यक्ति विशेष की सीटें, वहाँ उन्हें सीटें जरूर मिलेगी। बहुत ही अच्छा। जैसा कि चुनावी समीक्षा के अंदर हमने कृष्ण कुमार जी से बात किया, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और देखते हैं, परिणाम तो 3 तारीख को आएंगे। अब देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है, सत्ता वापसी है या परंपरागत जो परंपराएं चल रही है बीजेपी आती है। ये भविष्य के गर्त में है। देखते हैं क्या होता है 3 तारीख को। धन्यवाद।